नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे रूसो का सामान्य इच्छा का विचार। जैसा कि पहले क्लास में हमने रूसो का सामाजिक समझौता पढ़ा था, जिसमें सभी व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा को राज्य को समर्पित करके संप्रभुत्व सत्ताधारी राज्य का निर्माण करते हैं। तो अब हम आज की क्लास में जानेंगे कि सामान्य इच्छा क्या है। ये रूसो का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था, सामान्य इच्छा का विचार। सामान्य इच्छा का विचार डिस्कस करने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि इच्छाएं क्या होती है। तो रूसो ने प्रत्येक व्यक्ति की दो इच्छाओं को माना। रूसो ने बोला कि प्रत्येक व्यक्ति की दो प्रमुख इच्छाएं होती है। पहला होता है यथार्थ इच्छा, एक्चुअल विल, और दूसरा होता है आदर्श इच्छा या रियल विल। अब यथार्थ इच्छा कौन सी है? रूसो कहता है कि यथार्थ इच्छा वह इच्छा होती है जो व्यक्तिगत, संकीर्णता और परिवर्तनशील होती है। व्यक्ति अपना खुद का स्वार्थ देखता है और संकीर्ण दृष्टिकोण रखता है, और वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। और जब मनुष्य केवल अपने लिए ही सोचता है तो वह यथार्थ इच्छा के वशीभूत होकर सोचता है। और ये यथार्थ इच्छा मनुष्य की भावना प्रधान इच्छा होती है, और जिसके वशीभूत होकर मनुष्य विवेकहीनता से काम करता है, भावनाओं में बहकर काम करता है, विवेक का यूज नहीं करता है। वो सामान्य हित के बारे में विचार नहीं कर रहा है, केवल अपने स्वार्थ में डूबा रहता है। और व्यक्ति की एक क्रांतिकारी इच्छा होती है, जिसमें व्यक्ति का दृष्टिकोण संकीर्ण और अंतर्द्वंद्व से घिरा हुआ रहता है। तो ये होता है सामान्य इच्छा। संकीर्ण, जिसमें व्यक्ति सिर्फ अपना और अपने बारे में सोचता है, किसी समाज को और राष्ट्र के बारे में उसको कोई चिंता नहीं है। दूसरी तरफ आदर्श इच्छा या रियल विल क्या होती है? आदर्श इच्छा वह इच्छा है जो विवेक, ज्ञान और सामाजिक हित पर आधारित होती है। रूसो कहता है कि यही एकमात्र श्रेष्ठ इच्छा है तथा स्वतंत्रता का द्योतक है ये। और यह व्यक्ति की उत्कृष्ट इच्छा है जो सुसंगठित होती है, स्वार्थहीन, सामूहिक कल्याण और सुसंस्कृत भी होती है। और ये इच्छा व्यक्ति में स्थायी रूप से निवास करती है, और इस इच्छा के वशीभूत होकर व्यक्ति यथार्थ इच्छा की भांति अस्थायी परिणामों की ओर आकर्षित नहीं होकर स्थायी निर्णय लेता है। और इसके द्वारा व्यक्ति सार्वजनिक हित का चिंतन करते हुए स्वार्थ को नीचा स्थान देता है। और मनुष्य की इस इच्छा का अभिव्यक्तिकरण व्यक्ति और समाज के मध्य होता है। अर्थात जब समाज की बात आती है तो व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग कर समाज के स्वार्थ को और समाज के हित को पहले देखता है। तो इस प्रकार ये दोनों इच्छाओं में मुख्य भेद था। यथार्थ इच्छा जिसे निम्न इच्छा भी कह सकते हैं, और आदर्श इच्छा जिसे उच्च इच्छा भी कह सकते हैं। तो रूसो कहता है कि यथार्थ इच्छा होती है वो व्यक्ति के निम्न स्वयं के बारे में सोचकर उस पर आधारित होती है, तथा आदर्श इच्छा हायर सेल्फ पर आधारित होती है, श्रेष्ठ स्वयं पर। तो यहाँ पर जो रूसो ने भेद किया है दोनों के बीच, आदर्श और यथार्थ इच्छा, इसी भेद पर उसका सामान्य इच्छा का विचार आधारित है। वास्तव में सामान्य इच्छा क्या है? समाज के व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का निचोड़, उनका संगठन और समन्वय है। सामान्य इच्छा सब नागरिकों की इच्छा है, जबकि वे अपने व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण के इच्छुक होते हैं। और इस सबके भलाई की इच्छा है, सबके भलाई की आवाज़ है। और इस प्रकार सामान्य इच्छा सामूहिक कल्याण का प्रतिनिधित्व करती है। रूसो के शब्दों में जैसे हम कहें कि सामान्य इच्छा क्या है, कि रूसो कहता है कि मेरी सामान्य इच्छा के अनुबंध में सभी लोग अपना सर्वस्व राज्य को सौंप देते हैं, और राज्य का हित सभी नागरिकों का सर्वश्रेष्ठ हित है। ये सामान्य इच्छा रूसो के शब्दों में है। वो कहता है कि हमारे सारी एक्टिविटीज़ है, क्रियाकलाप है, सामान्य इच्छा के परिणाम है, किंतु राज्य के कल्याणार्थ जो मेरी इच्छा है वह व्यक्तिगत लाभों की इच्छा से या समाज के कल्याण की इच्छा से अधिक नैतिक है। क्योंकि व्यक्तिगत लाभ
यह समाज के लाभों की इच्छा का ध्येय बदल सकता है और सामान्य इच्छा समस्त नागरिकों की श्रेष्ठ इच्छाओं का योग है और वे सर्वसाधारण की पूर्ण संप्रभुता संपन्न होती है। अब ये कहता है कि सामान्य इच्छा है तो लोग इसका पालन भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सामान्य इच्छा व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ इच्छा होती है, व्यक्ति की ही सर्वश्रेष्ठ इच्छा होती है, तो इसलिए व्यक्ति को इसका पालन करना अवश्य ही चाहिए, क्योंकि उसकी स्वयं की इच्छा का वो पालन कर रहा है। और यदि किन्हीं स्वार्थों के वशीभूत होकर इस इच्छा का व्यक्ति पालन नहीं करता तो समाज की सामान्य इच्छा उसे मजबूर करेगी कि तुम इस इच्छा के अनुसार आचरण करो, क्योंकि वो सामान्य इच्छा होती है व्यक्तिगत हित पर आधारित न होकर सामूहिक हित पर आधारित होती है, समाज कल्याण के हित पर। और समाज कल्याण में व्यक्ति का स्वयं का हित शामिल होता है, जिसमें वो उच्च आदर्शों पर आधारित होता है, अपने निम्न स्वार्थों और संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं सोचता है। तो इसके लिए उसे विवश भी किया जाएगा कि तुम सामान्य इच्छा का पालन करो। सामान्य इच्छा का आदर्शों का पालन करने में व्यक्ति अपने स्वयं का आदर्शों का ही पालन कर रहा होता है और इस प्रकार अपनी रियल फ्रीडम का उपभोग कर रहा होता है, सच्ची स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा होता है। यदि कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा की अवहेलना करेगा तो समस्त समाज उस पर दबाव डालेगा कि आप इसके अनुसार आचरण कीजिए। आगे जो रूसा कहता है कि सामान्य इच्छा होती है वो उसको न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही इसको दूर किया जा सकता है सामान्य इच्छा को, क्योंकि सामूहिक कल्याण पर होगी। अब रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व है किसी शासन प्रणाली में किस प्रकार होगा। तो रूसो कहता है कि संसदीय शासन प्रणाली में इसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, वो उनके लिए कानून बनाते हैं। तो सामान्य इच्छा के लिए आप सबको एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का होना जरूरी है, जहाँ सभी मिलकर बैठकर अपने बारे में पॉलिसी मेकिंग का काम करें, क्योंकि लोकतांत्रिक या प्रतिनिधित्व संसदीय शासन प्रणाली में क्या होगा, जो ही राष्ट्र अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है त्यों ही सामान्य इच्छा स्वतंत्र नहीं रह जाती, किसी और को सौंप देता है, स्वतंत्र कैसे रहेगी। और सच्चाई ये है कि सामान्य इच्छा का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। रूसो कहता है कि निर्वाचन चुनाव के समय इंग्लैंड स्वतंत्र नहीं रहता और निर्वाचन के बाद तो वह गुलाम बन जाता है, क्योंकि सामान्य इच्छा का किसी और को सौंप देते हैं तो स्वतंत्र कैसे रहेगी। तो वो कहता है कि सामान्य इच्छा किसी को सौंपी नहीं जा सकती, और अगर किसी को सौंप दी तो वो मृत इच्छा हो जाती है, सामान्य इच्छा हो जाती है। तो इतना देखने के बाद हम कह सकते हैं कि रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा व्यक्ति का ही विशिष्ट रूप नहीं वरन राज्य का भी रूप है, दोनों का है। और प्रत्येक समुदाय एवं संस्थान जिसके सदस्यों में सार्वजनिक भावना होती है वह सामूहिक मस्तिष्क की विद्यमानता को इंगित करता है, और ये सामूहिक मस्तिष्क व्यक्तियों के मस्तिष्कों के योग से उच्चतर होता है। और इस प्रकार राज्य जो कि सबसे उच्च समुदाय है, सामूहिक मस्तिष्क भी एक उच्चतर होता है। और इस तरह राज्य को जो कि सबसे ऊंचा समुदाय है, सामूहिक मस्तिष्क भी एक नैतिक अस्तित्व रखता है। और जिस अनुपात में लोग सार्वजनिक हित को सामने रख सकेंगे और जिस अनुपात में अपने व्यक्तिगत हितों को बुला सकेंगे, उसी अनुपात में सामान्य इच्छा की अधिक से अधिक पूर्ति होगी। अब हम आगे देखेंगे कि सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होता है। यहाँ तक तो हमने देखा कि इच्छा में भेद और सामान्य इच्छा क्या होती है, सामान्य इच्छा का पालन व्यक्ति क्यों करेगा। अब आगे देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है। रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा के निर्माण की प्रक्रिया सर्वसाधारण की इच्छा से शुरू होती है। विल ऑफ ऑल सर्वसाधारण की इच्छा से स्टार्ट होती है। व्यक्ति अपनी समस्याओं को सर्वप्रथम स्वयं के दृष्टिकोण से देखता है, जिसमें उसकी यथार्थ एवं आदर्श दोनों इच्छाएं शामिल होती है। परंतु एक राजनीतिक चेतना वाले व्यक्ति अपने विवेक के प्रकाश में इन इच्छाओं को अशुद्ध और अनैतिक भाग अर्थात यथार्थ इच्छा वाला भाग समाप्त कर देता है और केवल आदर्श इच्छा ही बची रहती है, और इच्छाओं का ऐसा शुद्ध समन्वय ही सामान्य इच्छा बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए ABCD 4 व्यक्ति है कोई, जिनकी इच्छाएं हैं A1 A2 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2। अगर हम इसमें देख लें कि A1 B1
C1 3 और D1 ये भावना प्रधान इच्छाएं हैं। तो रूसो कहता है ये सब जो A1 B1 C1 D1 ये भावना प्रधान इच्छा है, तो ये आपस में मिलकर नष्ट हो जाती है, क्योंकि सब व्यक्ति का आपस की स्वार्थ होगा, स्वार्थ आपस में मिलकर नष्ट होगा। और जो बचा पीछे B1 A2 B2 C2 और D2 वो सामान्य इच्छा होती है, और मनुष्य में इसकी अभिव्यक्ति सर्वोच्च होती है। और सामान्य इच्छा के निर्णय आदर्श होंगे। क्यों आदर्श होंगे? क्योंकि सामूहिक कल्याण पर आधारित होगी और जिसका पालन सभी व्यक्ति करेंगे। और सार्वभौमिकता का प्रतिनिधित्व सामान्य इच्छा ही कर सकती है, और जब सार्वभौमिकता लोक कल्याण के हित में कार्य करती है तो सामान्य इच्छा का पालन होता है। क्या कहता है? सार्वभौमिकता जब लोक कल्याण के हित में काम करती है तो सामान्य इच्छा का पालन होता है, और जब तक कानून लोक मंगल लोक कल्याण का ध्यान रखती है तो सामान्य इच्छा का पालन होता है। और इस समय भी वे साधारण इच्छा का अभिव्यक्तिकरण होता है तथा स्वयं शासन को प्रोत्साहित करती है। तो ये सामान्य इच्छा का निर्माण होता है कि भावना प्रधान इच्छाएं आपस में मिलकर नष्ट हो जाती है तो विवेक प्रधान इच्छाएं बच जाती है जो सामूहिक कल्याण पर आधारित होती है। इसी प्रकार सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। अब थोड़ा एक चीज़ और देख लेते हैं कि सामान्य इच्छा और जनमत और समस्त लोगों की इच्छाओं में क्या अंतर है। यहाँ ये अंतर जानना जरूरी है कि समस्त लोगों को हमने देखा, आपने जैसे कि सब लोगों की उच्चतर इच्छाओं का योग है, परंतु सामान्य इच्छा सभी लोगों की इच्छाओं से अलग है। सामान्य इच्छा का यह अर्थ नहीं है कि समस्त समाज की इच्छाओं का योग है। और जनमत में क्या भेद है ये हम देखेंगे। सामान्य इच्छा में जैसा हमने देखा कि सामान्य हित पर जोर दिया जाता है, और जबकि जनमत पर संख्या बल पर जोर दिया जाता है। दोनों में फर्क है। सामान्य इच्छा सामान्य हित पर आधारित होती है और जनमत संख्या बल पर आधारित होता है। जनमत में क्या होता है? जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो शासन करेगा। सामान्य इच्छा एक व्यक्ति या थोड़े व्यक्ति की इच्छा भी हो सकती है, किंतु जनमत का मतलब यह है कि किस विषय पर जनता को कितना समर्थन प्राप्त है, बहुमत किसके साथ। और इसके अतिरिक्त सामान्य इच्छा में बल दिए जाने वाले सामान्य हित में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ही वर्गों के हित शामिल होते हैं, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग का अहित भी हो सकता है और बहुसंख्यक वर्ग की स्वार्थ सिद्धि भी हो सकती है। और जनमत की इच्छा में हमेशा बहुसंख्यक वर्ग का हित ही होगा, ये माना जाता है। अब जो दूसरा अंतर है कि सामान्य इच्छा और समस्त लोगों की इच्छा में क्या फर्क है वो देखते हैं कि सामान्य इच्छा और समस्त की इच्छा, जनरल विल और विल ऑफ ऑल में भी क्या अंतर है। सामान्य इच्छा का जैसा कि अर्थ हमने जाना कि समाज के समस्त सदस्यों की इच्छाओं का कुल योग नहीं है, बल्कि समाज की जो सामूहिक कल्याण की इच्छा होती है वो होती है। रूसो के अनुसार क्या कहता है? सामान्य इच्छा केवल सामान्य हितों का विचार करती है, सबके हितों का विचार नहीं करती है। सामान्य इच्छा केवल सामान्य हित का विचार करती है, समस्त अथवा सबकी व्यक्तिगत हितों का विचार नहीं करती है। और सामान्य इच्छा एक ऐसी एकता है जैसी समस्त की एकता कभी नहीं हो सकती है, जैसे सभी की इच्छा की एकता कभी नहीं हो सकती है। सामान्य इच्छा एक संपूर्ण के रूप में समाज की इच्छा को अभिव्यक्त करती है, और वे सदस्यों को परस्पर विरोधी इच्छाओं के बीच समझौता नहीं है, बल्कि ये एकल और एकात्मक इच्छा है। सामान्य इच्छा एकात्मक है क्योंकि इसे अभिव्यक्त करने वाला प्रभु सत्ताधारी निकाय एक नैतिक और सामूहिक निकाय होता है, जिसका अपना जीवन, इच्छा और उद्देश्य होता है। सामान्य इच्छा एक व्यक्ति की इच्छा भी हो सकती है और अनेक व्यक्तियों की भी हो सकती है। ये केवल आदर्श इच्छाओं का सार है और सदैव सामान्य हित की ओर ही संकेत करता है। और सामान्य इच्छा समस्त इच्छाओं के उद्देश्य, स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के निराकरण मात्र से नहीं बनती है, अपितु समाज के उच्चतर विचारों की अभिव्यक्ति होती है। उच्चतर विचार, और ये आवश्यक नहीं है कि समाज के बहुसंख्यक द्वारा ये निर्धारित हो कि उच्चतम विचार क्या है। सामान्य इच्छा में विवेक की प्रधानता होती है, जबकि समस्त लोगों की इच्छा में व्यक्तियों की संख्या का महत्व होता है। इसमें आदर्श इच्छा की प्रधानता होने पर जनहित में वृद्धि होती है, और यथार्थ इच्छा की प्रधानता होने पर केवल वर्ग विशेष की सिद्धि होती है। लेकिन सामान्य इच्छा में अहित की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, वे तो सदा श्रेष्ठ और शुभ होती है। तो सामान्य इच्छा और समस्त की इच्छा में अंतर है। समस्त की इच्छा तो हो गया कि बहुमत की इच्छा,
कि संपूर्ण समाज के लोगों की इच्छा का योग है वो नहीं, ये होता है। और सामान्य इच्छा होती है कि वो बहुमत की भी हो सकती है, अल्पमत की भी हो सकती है। जो केवल और केवल जन कल्याण की भावना पर आधारित हो वो सामान्य इच्छा होती है, चाहे इसमें संख्या में 1 लोग भी हो, चाहे 99 लोग भी हो। जबकि समस्त की इच्छा में हो गया कि समाज के एक बहुमत वर्ग की इच्छा, जो हो सकता है कि उनके आपसी स्वार्थ को सिद्ध करे, और वो हो सकता है कि जनहित में वृद्धि भी करे, और हो सकता है किसी वर्ग विशेष की हित की वृद्धि करे। जबकि सामान्य इच्छा हमेशा जनहित में वृद्धि करने वाली होगी। तो ये दोनों इच्छाओं में भेद था। नेक्स्ट क्लास में हम, आज की क्लास में तो इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी सामान्य इच्छा की विशेषता और उसकी आलोचना का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।